तो हम लोग अभी है ना 1 to 4 डिस्कस की, आज 5 स्टार्ट करते हैं, 3 अभी रह गया है। तो हम लोग तो यूनिट 5 आपका है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, है ना। तो ठीक है, तो ये पार्ट डिस्कस करना है। तो ये जो पहला सेक्शन है आपका, दिस इज पैरामेट्रिक, है ना, टेस्टिंग, और ये नॉन पैरामेट्रिक है। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करना है हमें? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, उसमें आपको मेनली नीमन पियर्सन लेमा, फैमिली विथ मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, uniformly most powerful unbiased, uniformly most powerful invariant test, likelihood ratio test, application to one sample and two sample problem. Okay, world's sequential probability ratio test, then operating characteristic and average sample number. ओके, तो ये हो गया पैरामेट्रिक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एंड देन नॉन पैरामेट्रिक में है आपके पास काई स्क्वायर टेस्ट, जिसमें गुडनेस ऑफ फिट, इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट, है ना, होमोजेनिटी ऑफ कंटिजेंसी टेबल, देन साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, मान विटने यू टेस्ट, लीनियर रैंक टेस्ट फॉर लोकेशन स्केल प्रॉब्लम, देन क्रुस्कल वालिस टेस्ट। ओके, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जो है, तो बेसिक में क्या है कि हाइपोथेसिस, है ना, कैसे डिफाइन करोगे आप, ये मेनली है। सो हाउ टू डिफाइन हाइपोथेसिस का क्या डेफिनेशन है? तो मेनली हम लोग पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं ना। सो वी आर करेंटली टॉकिंग अबाउट पैरामेट्रिक, है ना, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। नॉन पैरामेट्रिक में डिस्ट्रीब्यूशन है बेस्ड, आपका H0 H1 होता है ना। यहाँ पैरामेट्रिक है तो पैरामीटर के टर्म में होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है? सो जैसे बैकग्राउंड में लिख ले, अगर मान लीजिए ये एक रैंडम सैंपल है, सो एफ थीटा एक्स, तो एफ थीटा एक्स जहाँ पीडीएफ और पीएमएफ दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं ले रहा हूँ x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पीडीएफ और पीएमएफ एफ थीटा एक्स। तो जहाँ पे थीटा एक अननोन पैरामीटर है, सो वेयर थीटा इज एन अननोन पैरामीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? सिंपली अ स्टेटमेंट अबाउट अननोन पैरामीटर थीटा। तो जैसे आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो अबाउट थीटा एंड उसका कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट है दैट विल बी H1, है ना। तो हम दो पार्ट में लिखते हैं, H0 और H1। तो H0 को आप लिखते हैं नल हाइपोथेसिस, है ना, और जो H1 आपका है वो है अल्टरनेटिव, ठीक है। तो मतलब कोई स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर एग्जांपल लिखेंगे, तो मान लीजिए आप, है ना, H0 में लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 1 और H1 में आप लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 2, इस तरह से। या कई सारे तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं कि H0 में थीटा 0 है और H1 है थीटा मोर देन 0। या और लिखेंगे तो आप H1 में है थीटा 0 और H1 है थीटा नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से हो सकता है। या हो सकता है H0 थीटा लेस देन इक्वल टू 0 और H1 थीटा मोर देन 0, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं ना। सो H0 H1 आप, तो दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट अबाउट अननोन पैरामीटर थीटा। तो आपने स्टेटमेंट लिखा कि थीटा 0 है और थीटा मान लो नॉन जीरो है, तो ये आपको टेस्ट करना है स्टैटिस्टिकली। तो देयर इज अ प्रोसीजर, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। सो
तो हम लोग अभी मैथमेटिकली चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है, तो हाइपोथेसिस मतलब स्टेटमेंट अबाउट अननोन पैरामीटर थीटा इज कॉल्ड पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड वी इसको हम दो तरह से H0 H1 टू स्टेटमेंट लिखते हैं, जनरली दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जो इसका स्टैंडर्ड वे है, सो वी राइट थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, H1 थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1 विथ बिग थीटा नॉट यूनियन बिग थीटा 1 इज इक्वल टू बिग थीटा। अब ये क्या है, तो यहाँ पे ये होता है कि लेट बिग थीटा बी पैरामीटर स्पेस। अब ये पैरामीटर स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर। मतलब जैसे थीटा है, मान लो नॉर्मल में म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो पैरामीटर की ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, तो उसका एक कलेक्शन, एक सेट है, सो वो पैरामीटर स्पेस है। तो इन जनरल आप ऐसा लिख सकते हैं H0 में कि थीटा बिलोंग्स टू सेट थीटा नॉट, और ये स्मॉल थीटा ये कैपिटल थीटा है, ऐसा थीटा बिलोंग्स टू थीटा 1, ऐसा, जहाँ दोनों का यूनियन ये है और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा। सो देयर विल बी नथिंग इन कॉमन। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा, सो एम्प्टी सेट है ना, कॉमन रहेगा एम्प्टी। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अब अगर हम इसी में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होगा, सो हाउ टू डिफाइन, तो उसमें क्या लिखते हैं सिंपल में, जिसमें थीटा या डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड होता है ये ना। सो तो जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं ऐसा लिखूं कि मान लो लेट से कि H0, मैं उतना स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, बस ऐसे लिखता हूँ, दिस इज अ सिंपल if and only big theta naught is a singleton set। ठीक है ना, तो मतलब थीटा की एक ही वैल्यू इसमें होगी, ये सिंगलटन सेट है तो ये सिंपल है। या वही चीज आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि H1 इज सिंपल हाइपोथेसिस इफ बिग थीटा 1 इज अ सिंगलटन सेट, ऐसा। कंपोजिट में क्या होगा, तो फिर से किसी किसी के बारे में लिख सकते हैं, मैं ऐसा S0 के बारे में लिख देता हूँ। तो H0 जो कि थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट है, दिस इज कंपोजिट if and only if this is not a singleton set, complement है just, so या हैविंग मोर देन वन एलिमेंट है ना। ये नॉन एम्प्टी तो होगा ही है ना, ये दोनों केस में ये जो बिग थीटा नॉट है दिस इज अ नॉन एम्प्टी सेट, बिग थीटा 1 इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ये दोनों नॉन एम्प्टी होंगे। ठीक है, जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा और यूनियन पैरामीटर स्पेस है। सो ठीक है, ऐसा रहेगा। सो दिस इज नॉट अ सिंगलटन सेट, तो ये एक सिंगलटन सेट अगर नहीं है तो दिस इज नॉट अ ओके जी। तो ये बेसिक आइडिया है, फिर इसमें फर्दर आप टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये सब टर्म आप देखते होगे। तो जैसे टाइप 1 एरर का डेफिनेशन क्या है, तो इसमें ये होता है कि रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, एंड टाइप 2 एरर को आप कैसे डिफाइन करते हो, एक्सेप्ट H0 व्हेन H0 इज फॉल्स। ठीक है, फिर आगे आता है साइज ऑफ अ टेस्ट। तो देखो, जैसे पहले तो क्रिटिकल रीजन हम लिख सकते हैं, क्रिटिकल रीजन को दो तरह से लिख सकते हैं हम लोग,
टेस्ट फंक्शन के थ्रू या डायरेक्टली, है ना। तो अगर मैं पहले क्रिटिकल रीजन डिफाइन करूं, सो क्रिटिकल रीजन का डेफिनेशन क्या होगा, ना, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन। तो ये एक सेट है, सो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वैक्टर। तो एक्स वैक्टर का मतलब है x1 x2 xn फॉर विच वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, है ना, नल हाइपोथेसिस जो कि h0 होता है ऐसा। तो मतलब क्या हो गया, दैट इज ये जो C अगर क्रिटिकल रीजन है तो ये सेट ऑफ वेक्टर x है, इसका मतलब x1 x2 xn सच दैट वी रिजेक्ट h0। ये चीज़ है, जो भी कंडीशन यहाँ लिखा होता है वो रिजेक्शन का कंडीशन होता है। सो दिस इज अ क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन, है ना, इसी को। सर साइड लेफ्ट साइड स्क्रीन थोड़ी छोटी हो रही है। एक मिनट आई थिंक आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। लेफ्ट साइड का स्क्रीन थोड़ा छोटा हो रहा है, मतलब कुछ वर्ड्स नहीं दिख रहे उसमें। अच्छा ऐसा है क्या, एक मिनट। बाकी लोग देखिए पूरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, अभी ठीक है। मतलब ठीक है, फुल स्क्रीन में कीजिए, आई थिंक हो जाएगा। हाँ आप क्या चैट में बता रहे थे, हाइपोथेसिस, हाँ ठीक है। हाइपोथेसिस अंडर विच, है ना, थीटा इज स्पेसिफाइड और डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफाइड इज सिंपल। और जहाँ थीटा स्पेसिफाइड नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड नहीं है वो कंपोजिट, आई थिंक ठीक होगा। आप उसको लैंडस्केप अगर कैसे देख रहे देखिए, उसको थोड़ा पिन कर लीजिए चाहे तो, पिन तो है, ठीक है ना। तो मतलब क्रिटिकल रीजन या इसी को बोलते हैं रिजेक्शन रीजन, क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन, यही है ना। तो ये आपका एक डेफिनेशन है। अब कई बार टेस्ट फंक्शन के थ्रू भी आप लिखते हैं ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज रिजेक्ट h0 इफ x बिलोंग्स टू c। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं h0 को अगर x आपका क्रिटिकल रीजन में है। इसी को टेस्ट फंक्शन के थ्रू आप लिख सकते हैं। टेस्ट फंक्शन क्या रहता है कि जनरली जो टेस्ट फंक्शन हम लोग लेते हैं, तो ये एक फंक्शन है, मैं सीधा से लिखता हूँ फाइव एक्स। तो अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, आप रैंडमाइज या नॉन रैंडमाइज क्या कंसिडर करते हैं। जनरली मोस्टली, है ना, नॉन रैंडमाइज्ड यूज़ होता है। तो ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ। तो 5x क्या आएगा, 1 0। सो व्हेन x बिलोंग्स टू c, मैं जस्ट बाइनरी फॉर्म में, बुक में आप देखेंगे तो एक और गामा रहता है, वो भी लिख सकते हैं, बट ठीक है अभी मैं जस्ट बाइनरी में लिख रहा हूँ, 0 अदरवाइज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ नॉन रैंडमाइज। रैंडमाइज में क्या होगा, यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, पी ले लेंगे, बस वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, अब वो सुटेबल पी रहता है सो दैट वो टेस्ट जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अचीव कर ले, या है ना साइज और पावर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। तो अगर रैंडमाइज्ड आप डिफाइन करेंगे जनरली, इसमें क्या होता है, तो इसमें जनरली हम 5x लिखेंगे, तो यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, कोई p नंबर ले लेंगे ऐसा, एंड 0 अदरवाइज ऐसा कुछ। सो दैट इसमें मेनली होता है कि मतलब टेस्ट फंक्शन के थ्रू मैं कम ही काम करूँगा। कुछ बुक में आप देखेंगे सारा काम टेस्ट फंक्शन के थ्रू होता है। सो मैं हमने लिए इसी के थ्रू, हम सारा काम इसके थ्रू ही करेंगे। तो तो वैसा, बट अगर कभी ज़रूरत पड़ सकती है इन केस मेनी टाइम, तो उसमें है जैसे फर्दर कुछ टर्म्स हैं, जैसे आप साइज ऑफ द टेस्ट, है ना। एक तो रहता है पावर फंक्शन, पहले इसको डिफाइन कर लो। पावर फंक्शन क्या होता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0। अभी सिंपली आप ये लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0। पावर फंक्शन में अलग लिखूंगा, पावर ऑफ टेस्ट में अलग लिखूंगा, है ना, दोनों अलग है। तो जैसे पावर ऑफ टेस्ट को अगर मैं डिफाइन करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी अंडर h1 रिजेक्टिंग h0, या तो ऐसे लिखो या आप ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, इसको मैक्सिमाइज भी आप कर सकते हो, इन केस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जहाँ थीटा आपका h1 में होगा, यही बात यहाँ भी है
तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहीं पे लिख देंगे तो जस्ट ये लिख दूँ, प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन थीटा इज इन H1, या गिवन आप कर सकते हैं चाहे तो। ओके, या आप देखेंगे कई जगह ऐसा लिखा रहता है कि मैक्सिमम वैल्यू, वही बात आप ऐसे लिखो, मैक्सिमम वैल्यू अंडर, या तो बिग थीटा वैसा करके लिखूँ मैं, या H1 लिखूँ, वही बात है, या तो H1 लिखूँ या मैं लिखूँ बिग थीटा 1। सो मतलब ऐसे लिखना या ऐसे लिखना एक ही बात है, ठीक है। सो ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, ये होता है ना जी। और साइज ऑफ द टेस्ट को आप कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये होगा मैक्स वैल्यू व्हेन थीटा इज इन H0, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, है ना। तो ये टाइप 1 एरर के प्रोबेबिलिटी के भी है ना, मेनी टाइम ये इक्वल रहता है। मेनली स्पेशली क्या है ना, जब सिंपल वर्सेस सिंपल में बहुत आसान है डील करना, जब प्रॉब्लम तब आती है जब कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट हो, या उसमें है ना, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। या इसको उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। फिर एक टर्म आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये पहले से डिफाइंड रहता है, ठीक है ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेनली ये साइज का अपर बाउंड है, तो साइज मैक्सिमम जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के इक्वल हो सकता है। सो अ नंबर अल्फा इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस if and only if, so maximum value of probability of rejecting H0 when theta is in H0, this is less than equal to alpha। तो अल्फा एक्चुअली अपर बाउंड है जो प्री स्पेसिफाइड होता है मोस्टली, कि आपका ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस साइज उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम साइज आप ले सकते हो अल्फा के इक्वल, वैसा। तो मोस्टली आप देखते हैं हम साइज को अल्फा के इक्वल ही ले लेते हैं हम लोग, वैसा है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो मैं डिफाइन किया हूँ। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या था और सो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने लिखा है बैकग्राउंड जो उसका। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट में आपको मेनली, तो यहाँ टेस्ट का मतलब क्रिटिकल रीजन से, जैसे ना कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल रीजन एक्चुअली। सो टेस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो जब बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल रीजन, ये कहना चाह रहा है। तो तो ये नीमन पियर्सन लेमा क्या कहता है, अब इस पे आते हैं। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ नीमन पियर्सन लेमा। सो मेनली ये डील करता है सिंपल वर्सेस सिंपल केस में। तो इससे पहले थोड़ा सा हमें टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड, सो तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट और एक होगा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो इसको बोलते हैं एमपी टेस्ट, है ना, और ये आपका यूएमपी टेस्ट है। तो क्या डेफिनेशन है इनका, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे क्रिटिकल रीजन बहुत सारा हो सकता है ना, इनफाइनटली मेनी क्रिटिकल रीजन कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। जैसे एक्स, मान लो अगर एक्स बार कंप्लीट सफिशिएंट, क्रिटिकल रीजन जनरली जो टर्म्स में आएगा वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के टर्म में ही आता है। जैसे x1 x2 xn जिस पॉपुलेशन से आ रहा है, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होगा, तो उस पैरामीटर के लिए या उस पॉपुलेशन के लिए जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है, तो आपका जो क्रिटिकल रीजन होगा वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के टर्म में ही होगा। तो मान लो टी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, तो मान लो टी लेस देन सी, टी मोर देन सी, या टी, है ना, कुछ भी नंबर, टी मोर देन 1, टी लेस देन 1, यू कैन कंस्ट्रक्ट इनफाइनाइटली मेनी क्रिटिकल रीजन्स, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच क्रिटिकल रीजन विल हैव हाईएस्ट पावर। अब सबका अगर पावर निकालोगे तो कौन सा क्रिटिकल रीजन जिसका पावर हाईएस्ट होगा, दैट इज द मोस्ट पावरफुल फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ थीटा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो है
जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें एक फिक्स थीटा के लिए एक मोस्ट पावरफुल टेस्ट मिलेगा आपको। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो सिंपल है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिंपल है तो आपको मिलेगा मोस्ट पावरफुल टेस्ट। और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंपोजिट है and for every value of theta in the composite hypothesis you have a unique critical reason and that is uniformly most powerful। तो uniformly का मतलब यहाँ पे बस ये है कि for any value of theta in the alternative hypothesis। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? क्रिटिकल रीजन है ना, with highest power among all critical reasons, ठीक है ना, critical reasons for a fixed theta in H1 is called MP टेस्ट। तो मेनली आप ये समझ सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिंपल हाइपोथेसिस होगी तो उस केस में आप मोस्ट पावरफुल टेस्ट आपको मिलेगा। एंड देन यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल में क्या है, या आप अगर कंपोजिट भी है, मान लो अगर आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर कंपोजिट भी है, स्टिल उस केस में किसी फिक्स वैल्यू ऑफ थीटा के लिए क्रिटिकल रीजन मिलेगा, थीटा चेंज होगा दूसरा मिलेगा मान लो, तो हर थीटा के लिए अलग अलग मोस्ट पावरफुल टेस्ट या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन आपको मिलेगा। तो यूनिफॉर्मली में क्या है कि भाई फिर से क्रिटिकल रीजन विथ, मान लो मैं ऐसा लिख सकता हूँ C1, मान लो ऐसा है ना, सो ऐसा मान लो क्रिटिकल रीजन C1 इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट या यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन इफ एंड ओनली इफ जो पावर है आपका, पावर ऑफ C1 जो होगा, मतलब क्रिटिकल रीजन C1 का जो पावर है दैट विल बी मोर देन इक्वल टू पावर ऑफ C फॉर एनी अदर क्रिटिकल रीजन, है ना, फॉर एनी क्रिटिकल रीजन C फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू H1। अब यहाँ थीटा फिक्स नहीं है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा यू विल हैव अ कॉमन क्रिटिकल रीजन विथ हाईएस्ट पावर, मतलब थीटा चेंज होने पे भी क्रिटिकल रीजन जो है C1 उसकी पावर हाईएस्ट रहेगी अमॉन्ग एनी अदर क्रिटिकल रीजन, तो वो मोस्ट यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है ना, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू H1। H1 होता है ना थीटा वन, बिग थीटा वन, ये है। तो ये हो गया डेफिनेशन। तो यहाँ पे एक्चुअली इसी की बात करता है ना नीमन पियर्सन लेमा। तो और जैसे मैं कह रहा था ना, अगर सिंपल है तो सिंपल है, तो मान लो इसमें अगर सिंपल हाइपोथेसिस है तो यहाँ तो सिंपल में एक ही पॉइंट होगा H1 में, अगर जो अल्टरनेटिव H1 है सिंपल हाइपोथेसिस एक ही पॉइंट है, तो UMP और MP सेम ही हो जाएगा। अगर मान लो जैसे आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिंपल है तो उस केस में UMP और MP सेम ही है। मेनली प्रॉब्लम कब है, जब आपका H1 कंपोजिट है, मतलब उसमें थीटा की बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो एक थीटा के लिए एक क्रिटिकल रीजन है उसकी पावर हाईएस्ट, दैट इज द मोस्ट पावरफुल फॉर दैट थीटा। थीटा चेंज हो रहा है H1 में और दूसरा क्रिटिकल रीजन हाईएस्ट पावर वाला है, तो फिर वो चेंज हो रहा है, तो एक फिक्स थीटा के लिए MP टेस्ट है, एंड हर थीटा के लिए कॉमन क्रिटिकल रीजन है, मतलब थीटा आप चेंज कर रहे हो क्रिटिकल रीजन फिर भी चेंज नहीं हो रहा, सो दैट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, वैसा समझिए। तो यहाँ पे क्या बात करता है, सो ये दिस टॉक्स अबाउट कंसीडर अ टेस्टिंग प्रॉब्लम, है ना, H0 जहां थीटा इज इक्वल टू स्मॉल थीटा नॉट, तो स्मॉल थीटा नॉट कोई फिक्स नंबर है अगेंस्ट H1 जो कि है थीटा इज इक्वल टू स्मॉल थीटा 1। ठीक है, तो द क्रिटिकल रीजन C, तो यहां होगा X, है ना, X का मतलब था सच दैट likelihood function under H0 अपॉन likelihood function under H1, ये होगा लेस देन इक्वल टू C alpha। So the critical region this at level alpha is
मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो ये नीमन पियर्सन लेमा का स्टेटमेंट है कि ये जो क्रिटिकल रीजन आपका है, एल थीटा आप पहले से भी जानते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन एक बार थीटा की जगह थीटा नॉट अगेंस्ट अपॉन थीटा वन लेस देन इक्वल टू सी अल्फा। सी अल्फा एक सुटेबल कांस्टेंट है, सी अल्फा को आप बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट एट लेवल अल्फा। मैं लिख देता हूँ वेयर, ये जो सी अल्फा लिखा है, या मुझे लगता है सी अल्फा लिखना थोड़ा वो रहेगा, सो एट लेवल अल्फा कर दूँ ना, क्योंकि वो चेंज होगा बाद में, है ना, तो चेंज होगा, तो अभी रहने दो फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ सी, इसको मैं सिर्फ सी कर देता हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट है सी के, कुछ भी ले लो, तो फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ या फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ के एट लेवल अल्फा, है ना, ये है। मतलब इसके अलावा कोई और क्रिटिकल रीजन आप लोगे तो उसका पावर लेस होगा कंपेयर टू दिस क्रिटिकल रीजन। तो ये आपका स्टेटमेंट है, देखिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चलो। तो इसमें क्वेश्चंस कर सकते हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन गेट में, नेट में, है ना, जैम में, सीयूईटी में, आईएसआई में, इन सब में आए हुए हैं, इवन आईएसएस में भी सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे। तो देख लो, अगर कुछ डाउट है तो बताओ। कोई क्वेश्चन है नीमन पियर्सन वहाँ पे जो आपसे ना हुआ हो? ये के कैसे निकलता है, ये आप के कैसे फाइंड करते हो? तो के निकालने के लिए आप क्या करते हो, तो जस्ट रिमार्क में बता देता हूँ। ये जो कहा ना सुटेबल के होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट वेन, और ये तो सिंपल है तो मैक्सिमम में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अल्फा रख दोगे और इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, तो इसको सॉल्व करके आपको एक के की यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ आपको के मिल जाएगा, या सिंप्लीफाई करोगे थोड़े और रिड्यूस हो जाएगा, तो वो भी ठीक था, के अल्फा सी अल्फा लिखता तो। एनीवे मान लो अगर अल्फा कर दिया तो के अल्फा एट लेवल, तो यहाँ से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस अल्फा के लिए कोई एक सुटेबल के अल्फा आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप निकाल पाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो आगे जो थ्योरी है, फैमिलीज विथ मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, है ना, तो ये मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। सर, हाँ, यदि हाइपोथेसिस कंपोजिट रहेगा तो क्या एनपी टेस्ट नहीं लगा सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए है। कंपोजिट अगर होगा कोई एक, तो उसके लिए आगे एक थ्योरम आना, कार्लिन रूबिन थ्योरम, है ना, वो लगेगा। तो ये सिर्फ सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए है। उसके लिए लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यहाँ है ना आगे, आई थिंक, तो उसमें हम आते हैं। हाँ ठीक है, ये देख लेता हूँ, जैसे है ना, ये जो है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आपको क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, एंड मोस्टली वो जो होगा वो आपका डिराइव करने के लिए, है ना। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या होगा? बट हाँ, एनपी में यदि कंपोजिट हमारा हाइपोथेसिस है हम्म, तो एक स्पेसिफाइड नंबर लेके फिर लेस ग्रेटर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट मोस्ट पावरफुल की हम बात नहीं कर सकते। क्रिटिकल रीजन तो निकल आएगा, क्रिटिकल रीजन तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से भी निकल आएगा, जैसे, लेकिन वो मोस्ट पावरफुल होगा ये आप गारंटी नहीं दे सकते। ओके ओके।
जैसे मैं इसको कंटिन्यूएशन वही कर देता हूँ पहले, फिर इस पे आते हैं। मोनोटोन लाइक्लीहुड बाद में मैं जस्ट लिख देता हूँ क्या था, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, LRT। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, तो ये क्या कहता है कि तो इसमें सिंपल है कि आपके पास कोई भी हाइपोथेसिस है अब, तो ये एक थ्योरम है टू फाइंड अ क्रिटिकल रीजन, एंड दैट क्रिटिकल रीजन में बी मोस्ट पावरफुल, है ना, उस तरह से है। सो तो इसमें ये कहता है कि मान लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूँ कि लेट x1 x2 xn, ये आपका है मान लो एफ थीटा एक्स से। सो एफ थीटा एक्स इज अ पीडीएफ सैंपल का है कंटेनिंग पीडीएफ थीटा, इसलिए बना एफ थीटा लिखा है कि उसमें थीटा कहीं ना कहीं अवेलेबल है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे एच नॉट है, थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट अगेंस्ट एच वन, थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा वन। अब मुझे इसके लिए क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है। सो ये टेस्ट हमें हेल्प करता है क्रिटिकल रीजन फाइंड करने में। सो क्रिटिकल रीजन कैन बी obtained एज, तो क्या करते हैं, मैक्स ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट अपॉन, आपने अभी कुछ देर पहले देखा था ना, मैंने बिग थीटा लिखा था पैरामीटर स्पेस बिग थीटा नॉट यूनियन बिग थीटा वन, ऐसा है। तो अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन, और यहाँ होगा मैक्स, यहाँ थीटा वन यूज नहीं होगा, बिग थीटा यूज होगा, ठीक है। तो बिग थीटा इसका यूनियन है। तो जनरली जब आपका कंपोजिट हाइपोथेसिस होता है ना H1, तो आप MLE यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, MLE पे, है ना, तो यहाँ MLE आ जाता है। सो द क्रिटिकल रीजन कैन बी ऑब्टेन्ड एज दिस लेस देन इक्वल टू k, तो ये क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। या अगर आप ऐसे लिखना चाहो कि तो ये C आपका होगा x सच दैट, है ना, तो x तो वही है, आप x जानते हो ऑलरेडी, x1 से xn सच दैट दिस इज दिस। तो इससे आपको क्रिटिकल रीजन निकल आएगा किसी भी क्वेश्चन में। तो कोई भी पैरामीट्रिक क्वेश्चन है, चाहे सिंपल वर्सेस सिंपल हो, सिंपल वर्सेस कंपोजिट हो, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट हो, उन सब में इससे आप क्रिटिकल रीजन इजीली निकाल लेंगे। ये देन फर्दर आपको कोई रिजल्ट यूज करना पड़ेगा टू टेस्ट वेदर वो यूएमपी है या नहीं है। तो यूएमपी टेस्ट करने के लिए आगे बहुत आसान तरीका है, सिंपल वर्सेस सिंपल है तो आप यूज कर लोगे एनपी लेमा, सिंपल वर्सेस सिंपल नहीं है तो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी आपको हेल्प करता है इसमें। कार्लिन रूबिन थ्योरम आ गया, उसी का एमएलआर पे है, तो उस पे आपका काम हो जाएगा। सो मेन तो ऑल्टरनेटिव का है, ऑल्टरनेटिव अगर सिंपल है तो एनपी लेमा लगा पाओगे वहाँ पे, उससे वही होगा। और अगर कंपोजिट है तो इसका जरूरत पड़ेगा आगे। तो ये तो क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए है, किसी भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी। सो मोनोटोन एमएलआर, है ना, ये क्या होता है, तो मेनली हम ये चेक करते हैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो जैसे मान लीजिए ऐसा है कि अ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, है ना, ये एफ थीटा है, मतलब पीडीएफ है, एफ थीटा एक्स कह दो, तो जहाँ थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा है। तो फैमिली क्यों लिखते हैं, क्योंकि थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए पीडीएफ डिफरेंट होगी। तो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फैमिली ऑफ पीडीएफ ना, दिस इज सेड टू हैव MLR प्रॉपर्टी इन टी, अच्छा, है ना, या चलो टी तो बाद में आएगा, MLR प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ जो पीडीएफ है
एफ थीटा 2x अपॉन एफ थीटा 1x, मतलब उसी पीडीएफ में एक बार थीटा 2 रखना है, एक बार थीटा 1 रखना है. दिस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल थीटा 1 लेस देन थीटा 2. तो ये हो गया आपका डेफिनेशन. या किस में इंक्रीजिंग, एक मिनट में लिख सही लिख रहा था ना, क्योंकि किस में डिक्रीजिंग होगा. ओके, सो डिक्रीजिंग किसके टर्म में आएगा. सो डिक्रीजिंग इन व्हाट, एक मिनट ना, इसमें जो होगा डिक्रीजिंग किस में, मतलब किसके टर्म में लिखेंगे आप, टी के टर्म में लिखना ही पड़ेगा मुझे. क्योंकि इसमें ना, तो इसके लिए पीडीएफ क्यों यूज़ करेंगे, फिर हम लाइक्लीहुड यूज़ करना पड़ेगा, है ना. यस सर, लाइक्लीहुड यूज होता है ना, क्योंकि लाइक्लीहुड यूज़ करना पड़ेगा तभी तो टी आ पाएगा. तो so the family of pdf has monotone likelihood ratio in t if and only if, है ना, तो likelihood फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. सिमिलर प्रॉपर्टी इन टी इफ एंड ओनली इफ, इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ. सो इन टी, और ये जो टी होगा ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन का. तो इन टी इफ एंड ओनली इफ, तो लाइक्लीहुड फंक्शन इन थीटा 1 अपॉन, पहले थीटा 2 लिखा था ना, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 कैसे डिफाइन करता है, थीटा 2 है ना, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, दिस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इन ऑफ टी. नॉन, क्योंकि डिक्रीजिंग किसके रेस्पेक्ट में, फंक्शन है ना, तो कोई वेरिएबल तो होगा, किस वेरिएबल में, तो टी में. नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इन टी या ऑफ टी, है ना. सो ये होगा ऑफ टी फॉर ऑल थीटा 1 लेस देन थीटा 2. तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, है ना, तो यहाँ पे x1 x2 xn आपके पास पहले से ही है ना, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, और अगर सिंपल सिंगल सैंपल साइज है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ हो जाएगा. तो उस केस में टी एक्स बन जाएगा, अगर एक ही मान लो n बराबर 1 है, एक ही रैंडम वेरिएबल है, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन जो है पीडीएफ बन जाएगा, फिर वो टी जो है वो एक्स हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज, ऐसा कह रहे हैं. अब इसका बहुत हेल्प, मेनली एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं, तो जो एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितने डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, एक्सपोनेंशियल फैमिली अलग है. तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का एक मेंबर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस फैमिली का मेंबर है, पॉइसन भी है, बाइनोमियल भी है ना. तो मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अ फैमिली ऑफ पीडीएफ्स या डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख लो. सो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज said to be exponential family of distribution if and only if, जो पहली प्रॉपर्टी है कि सपोर्ट जो है इसका वो क्या होना चाहिए, सपोर्ट शुड बी फ्री ऑफ, है ना, सपोर्ट इज फ्री ऑफ अननोन पैरामीटर थीटा. तो इसके चक्कर में, ये इस स्टेटमेंट के चक्कर में ना, यूनिफॉर्म जीरो थीटा अब इसका मेंबर नहीं हो सकता. तो जो यूनिफॉर्म जीरो थीटा है दैट इज नॉट एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एंड सेकेंड कंडीशन है, सो सपोर्ट में अननोन पैरामीटर नहीं होना चाहिए ना, सपोर्ट मतलब जो रेंज है जो आप लिखते हैं, जैसे एक्स बिलोंग्स टू आर, नॉर्मल का सपोर्ट है रियल नंबर. तो सपोर्ट जो है रैंडम वेरिएबल का, दैट सपोर्ट इज फ्री ऑफ अननोन पैरामीटर थीटा, एंड एफ थीटा एक्स कैन बी रिटन एज,
तो एफ थीटा एक्स को आप लिख सकते हैं ई एक्स पी ऑफ, मतलब इसको ब्रेक करेंगे, मतलब आप समझाने के लिए बता देता हूँ, तो आप इसको ब्रेक करेंगे ई एक्स पी ऑफ लॉग ऑफ एफ थीटा एक्स। ये आप जानते होंगे कि लॉग और एक्सपोनेंशियल कट जाता है क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए एक्स मान लो प्लस बी थीटा ऐसा कुछ प्लस सी थीटा इंटू लेट्स से एच एक्स, ऐसा हो गया। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये तो मैं डिफाइन किया कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली का है तो उसके अकॉर्डिंग आप, मतलब थ्योरम है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फैमिली हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, जो एमएलआर पिछले बार था ना ये, तो ये हमें एक्सपोनेंशियल फैमिली के लिए चेक करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी थ्योरम कहता है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल हैव दिस प्रॉपर्टी, ये है। सो तो थ्योरम ये है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फैमिली जो भी है एफ थीटा एक्स हैज MLR property in T is equal to summation of HXI। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि I फ्रॉम 1 to n, और ये कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक भी होगा, एटलीस्ट सफिशिएंट तो होगा ही, फैक्टराइजेशन थ्योरम से भी आप कर पाएंगे तो ये सफिशिएंट होगा। दिस एंड सी थीटा प्रोवाइडेड, यहाँ ये लिख देता हूँ, प्रोवाइडेड सी थीटा इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कर दूं, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। सो यहाँ सी थीटा इस तरह सेलेक्ट करना है कि आपका जो होगा टी वो होगा एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में फिट होने के लिए सी थीटा को इंक्रीजिंग फंक्शन होना पड़ेगा। अब जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे फिर हम इस पे क्वेश्चंस कुछ आपको डेमो करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि चलो कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो एक सिग्मा को 1 रख देते हैं समझाने के लिए, फिर नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, मान लो एक्सपोनेंशियल थीटा है, पॉइसन थीटा है, बाइनोमियल 10 कॉमा पी है, गामा मान लो थीटा कॉमा 2 है। तो इन सब में आपको मैं पहले बता देता हूँ, ये सब एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबको आप ऐसा लिख पाओगे, आप लिख के देख लो। तो आपको मेनली ये बताना है कि इन सब में टी क्या आएगा, मतलब आपका टास्क क्या है कि मैंने एफ थीटा दे दिया, ये सब एफ थीटा है, अब इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, एंड देन यू हैव टू टेल व्हाट इज दैट टी, टी इज समेशन ऑफ एच एक्स आई यहाँ से आएगा, उसके लिए सी थीटा को इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, बता पाओगे? तो बताओ जरा यहाँ पर टी क्या आएगा। तो मेनली आपसे मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए नॉर्मल म्यू वन हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन व्हाट, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, या मोनोटोनिक है तो किसके टर्म्स में, टी के टर्म में, टी क्या है वहां पे, तो ये निकालना है, निकाल पाओगे? ट्राई करके देखो। समेशन ऑफ एक्सएल फॉर ठीक है, पहले में वो आ जाएगा, दूसरे में आप सबको इस फॉर्म में लिख के देखना है ना हर पीडीएफ को। तो यहाँ आ गया समेशन ऑफ एक्स आई, ओके, इसमें समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, हाँ इस वाले में अगेन समेशन ऑफ एक्स आई, नहीं, चेक करो ठीक से, एक्सपोनेंशियल में समेशन एक्स आई नहीं होगा। ठीक से लिखिए, उसको ध्यान से देखिए, सी थीटा क्या है, अगर आप समेशन एक्स आई ले रहे हैं टी को, तो सी थीटा क्या होगा एक्सपोनेंशियल में, व्हाट इज सी थीटा, सी थीटा मतलब सी, हाँ थीटा ही तो है एक्सपोनेंशियल थीटा, तो सी थीटा आप क्या लेंगे,
देखिए उसको लिख के पता चल जाएगा सी थीटा क्या है आपका। यहाँ ध्यान रखना यहाँ प्लस है, ये प्लस है बीच में, तो आपको ये ध्यान रखना कि बीच में प्लस है, तो वैसे एडजस्ट करना होगा। सर थर्ड में सी थीटा माइनस थीटा ले लो। माइनस थीटा कैसे हो सकता है? तो माइनस थीटा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है थीटा का? माइनस थीटा का डेरिवेटिव तो -1 आ गया, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हमें तो सी थीटा को इंक्रीजिंग फंक्शन लेना है, तो आपको सी थीटा को थीटा लेना पड़ेगा। तो फिर एच एक्स को आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस एक्स। तो इसलिए यहाँ पे माइनस ऑफ समेसन एक्स आई आएगा, और इसका रोल है, आगे आपको डिफरेंस दिखेगा, तो इसका रोल है ना। तो ये टी आएगा माइनस ऑफ समेसन, मतलब माइनस ऑफ समेसन एक्स आई में मोनोटोनिक है उसका लाइक्लीहुड रेशियो, ये है। सिर्फ समेसन एक्स आई में वहाँ नॉन डिक्रीजिंग लिखा था ना, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा वैसा, तो अपोजिट हो जाएगा। तो ये माइनस ऑफ समेसन एक्स आई आएगा। इसमें एक्स बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बार के टर्म में भी ला सकते हैं। तो नेक्स्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट में फिर से समेसन एक्स आई आ जाएगा, बाइनोमियल में ये भी, इसमें भी समेसन एक्स आई आ जाएगा। इसमें फिर आपका माइनस ऑफ समेसन एक्स आई आएगा। चेक कीजिए, तो एक बार चेक कर लो आप लोग, है ना। आई थिंक नहीं, इसमें तो चेंज हो। सर म्यूट क्या? सर म्यूट है सर, वॉइस नहीं आ रही। बैटरी चला जाता है, हाँ 1 मिनट चेंज करता हूँ। ओके जी, तो देखिए ठीक है अब। ओके ओके, सो आई थिंक नाउ, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, बस इसका एक मैं कुछ आपको वो दिखाता हूँ। जैसे होगा क्या, तो जो मैं थ्योरम लिख रहा था वो थ्योरम है कार्लिन रूबिन थ्योरम। तो मान लीजिए ऐसा है कि लेट x1 x2 xn, दिस इज आईआईडी फ्रॉम एफ थीटा एक्स, ऐसा है। एंड लेट जो एफ थीटा एक्स है ना, मान लो दिस हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो इन टी, वही टी जो आप पिछले क्वेश्चन में निकाल रहे थे ना,
यही वाला टी आएगा अगर आप ऐसा लिख पाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फैमिली में। बाकी एक्सपोनेंशियल फैमिली का नहीं है तो आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा, तो इसके थ्रू आपको टी मिलेगा। सो एम एल आर इन टी। देन जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपका एच नॉट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मेनली एच वन का है। मतलब जैसे जैसे मान लीजिए एच नॉट है आपका थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट एच वन है थीटा मोर देन इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है। या इवन एच है आपका, ठीक है ना, तो मेनली एच वन यहाँ इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख के आप डायरेक्टली आपको क्रिटिकल रीजन के लिए वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाने की नीड नहीं है, एनपी लेमा लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि एनपी लेमा यहाँ लगेगा भी नहीं। तो सीधा सीधा आप इसको देख के क्रिटिकल रीजन लिख सकते हो। तो अगर ऐसा मान लो क्वेश्चन है तो इसका जो क्रिटिकल रिजेक्शन रीजन होगा वो होगा रिजेक्ट एच नॉट, है ना, या ऐसे लिख देता हूँ क्रिटिकल रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, तो इसका क्रिटिकल रीजन होगा एक्स सच दैट टी, अब यहाँ क्या है मोर देन इक्वल टू है ना, तो वही साइन रहेगा टी मोर देन इक्वल टू सी, ऐसा। तो मतलब सिंपल कहने का मतलब जैसा H1 का साइन है उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। जैसे यहाँ थीटा मोर देन थीटा नॉट है तो इसका क्रिटिकल रीजन टी मोर देन इक्वल टू सी ही होगा। तो जितना डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पीछे लिखा है इन सब में ऐसे ही होगा। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, अगर नॉर्मल का ही है मान लो तो वैसा क्वेश्चन है कि, है ना, म्यू इक्वल टू वन अगेंस्ट म्यू मोर देन इक्वल टू वन, ऐसा मान लो, तो उसका क्रिटिकल रीजन होगा टी मोर देन इक्वल टू सी। टी क्या है, समेशन एक्स आई मोर देन इक्वल टू सी। सी कैसे निकलेगा, अगर अल्फा आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है या साइज दे रखा है तो उसका डेफिनेशन यूज करके सी निकल आएगा। तो मतलब आपको क्रिटिकल रीजन अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एच वन देख के आप लिख पाओगे। फिर ऐसे ही मान लो यहाँ पे ऐसा हो, या एच वन आपका है थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट। एक मिनट, यहाँ ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हो गया है, ये इक्वलिटी नहीं लगा सकते, हाँ वही इक्वलिटी नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का है ना, तो कॉमन नहीं हो सकता। इक्वलिटी हमेशा एच नॉट में ही आएगा, तो ये भी एक रूल है कि इक्वलिटी का साइन एच नॉट में ही आएगा, एच वन में कभी इक्वलिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होगा, या यहाँ पे एच नॉट था ये, तो एच नॉट जो है थीटा मोर देन, तो यहाँ लेस देन लिखेंगे ना, तो मुझे यहाँ एच वन रखना है थीटा लेस देन थीटा नॉट, या मोर देन था ना, तो इसके अगेंस्ट लिखना है तो मुझे मोर देन इक्वल टू थीटा नॉट करना पड़ेगा। चाहे ये प्रॉब्लम हो ये प्रॉब्लम, इन दोनों प्रॉब्लम में, इन दोनों क्वेश्चन में आपका जो क्रिटिकल रीजन होगा, मतलब यहाँ लिख सकते हैं रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन दिस हैपेंस, ये मतलब है। तो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन दिस, तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा सी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट टी लेस देन सी या लेस देन इक्वल टू सी फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ सी। और इवन ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, तो ये मैं लिखूँ आपको, सर सिर्फ ये क्रिटिकल रीजन नहीं है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है ये दिस, ये भी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। सो दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन इज दिस, क्लियर है। तो यूएमपी टेस्ट पूछेगा तो सीधा सीधा आप टी निकालो, कैसे, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो से एक्सपोनेंशियल फैमिली वाले उस पे ब्रेक करके। सर ये जो क्रिटिकल रीजन में साइन लगा फिर वो भी हटेगा क्या, किसमें, इक्वल टू? नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वल चल जाएगा, स्पेशली अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ इक्वलिटी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये भी हटा दोगे तब भी कोई टेस्ट प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे क्वालिटी हटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है तभी कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। मेनली डिस्क्रीट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, कॉन्टिन्यूअस में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आगे पूछिए। और टू टेल टेस्ट हुआ देन, हाँ, टू टेल टेस्ट पे आते हैं, तो इसमें यह है कि यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो इस पर भी कई बार नेट गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। मान लीजिए ये है अगेंस्ट थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, तो यहाँ होगा नो यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट। अब जब यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फर्दर आता है यूएमपीयू, जो अगला है ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी,
बिकॉज इसमें दोनों है, थीटा मोर देन थीटा नॉट है तो ये क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, थीटा लेस देन थीटा नॉट है तो ये क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो यूएमपी टेस्ट है वो यूनिक होता है, मतलब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें दोनों केस इंक्लूड हो गया, सो देयर विल बी टू क्रिटिकल रीजन एंड दैट कैन नॉट बी टू डिफरेंट क्रिटिकल मिलेगा ना अलग अलग सिचुएशन में। तो यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट करते दैट मस्ट बी यूनिक, जैसे लिमिट एग्जिस्ट करते यूनिक होनी चाहिए, वैसे यहाँ भी है कि क्रिटिकल रीजन यूएमपी टेस्ट मस्ट बी यूनिक फॉर ऑल, ऐसा लिखा था ना हमने कि एक कॉमन क्रिटिकल रीजन होना चाहिए फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू H1। तो ऐसा तो हो नहीं रहा, थीटा मोर देन थीटा नॉट के लिए अलग क्रिटिकल रीजन है, लेस देन के लिए अलग है, तो वी डोंट हैव एनी कॉमन क्रिटिकल रीजन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इन H1, सो दैट्स व्हाई यूएमपी टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये है कार्ली-रूबिन थ्योरम। गेट 2020 में एक क्वेश्चन इस पर डायरेक्टली आया हुआ है, देख सकते हो आप, नेट में भी आए हैं कई बार। सो ठीक है यहाँ तक। अब क्या होता है, अनबायस्ड टेस्ट आगे है ना। अनबायस्ड टेस्ट क्या है, तो तो नेक्स्ट है, अगला टर्म क्या इसमें लिखा है, अनबायस्ड टेस्ट ना। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए इसमें ये पार्ट ओके है। तो ये रह गया अनबायस्ड, रह गया यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, अनबायस्ड रह गया बस, है ना, इनवेरिएंट ओके। तो पहले तो अनबायस्ड टेस्ट डिफाइन करते हैं, फिर अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन क्या है। सो कौन से टेस्ट, मतलब अनबायस्ड टेस्ट अगेन मतलब अनबायस्ड क्रिटिकल रीजन, ये मतलब एवरी टेस्ट इज आइडेंटिफाई बाय इट्स क्रिटिकल रीजन। तो अनबायस्ड कब बोलेंगे आप, तो क्रिटिकल रीजन मान लीजिए सी है या C1 है, कोई भी लिख, सी इज अनबायस्ड या अ टेस्ट इज अनबायस्ड, है ना। देखो यहाँ टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट फंक्शन से, जैसे ये लिखा ना अनबायस्ड टेस्ट, तो मतलब वो एक्चुअली टेस्ट फंक्शन के टर्म से बात कर रहा है, उसके टर्म में भी लिख सकते हैं, तो दोनों लिख के दिखा दूंगा। क्रिटिकल रीजन सी इज अनबायस्ड इफ एंड ओनली इफ जो इस क्रिटिकल रीजन C1 का, या सी लिखा C1 लिखा कोई भी, चलो C1 कर देते हैं मान लो, तो इसका साइज शुड बी लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड इसका पावर जो होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। सो या फॉर गिवन अल्फा आपके पास होगा, तो ऐसा होना चाहिए। मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं, अगर थोड़ा इसी को मैं अगर स्ट्रिक्ट सेंस में लिखूं टेस्ट फंक्शन के टर्म में, तो टेस्ट फंक्शन के टर्म में इसी को अगर डिफाइन करूं मैं, तो इस तरह से डिफाइन होता है, ये तो एक रफली समझने के लिए है। सो टेस्ट फंक्शन के टर्म में लिखेंगे, सो टेस्ट फंक्शन फाई, ठीक है। So this is unbiased test. So this is unbiased test if and only if, तो ये जो होगा max of probability of rejecting H naught when theta belongs to H naught, है ना। So this should be less than equal to alpha and infimum of या minimum of, infimum ठीक रहता है ना, ठीक है, minimum of probability of
हालांकि पावर में आपने देखा था मैंने मैक्सिमम यूज किया था, बट यहाँ ये कह रहा है कि ये मिनिमम जो होगा थीटा बिलोंग्स टू H1, यहाँ रिजेक्टिंग H0, दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू अल्फा। तो इवन मिनिमम लेंगे तब भी अल्फा ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम तो होगा ही। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन ये भी है टेस्ट फंक्शन के टर्म में। अच्छा ये क्या है, अगर मैं इसी को लिखता, दैट इज, ये क्वांटिटी एक्चुअली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई, फाई टेस्ट फंक्शन है। ठीक है, जहाँ पे हम बात करें किसके टर्म्स में, थीटा बिलोंग्स टू H0 है यहाँ पे, और ये लेस, इसी को अगर आप वैसे लिखोगे तो ये हो जाएगा मीन ऑफ या इन्फिमम ऑफ, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई यही बन के आ जाता है, क्योंकि मैं फाई के टर्म में लिखा नहीं हूँ चीज़ें, तो वैसा ऐसे लिखो या उस तरह से लिखो, तो रफली समझने के लिए ये है। अब UMPU क्या होता है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट। तो मतलब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो अनबायस्ड है, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्या है, ये जो टर्म था यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट है ना, इसको UMPU टेस्ट, तो इसका क्या डेफिनेशन होगा। तो सिंपल डेफिनेशन नाम में ही है ना, इसका जो डेफिनेशन है कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अब देखो, साइज मतलब अनबैस्ड टेस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, उस अनबैस्ड टेस्ट में से जो हाईएस्ट पावर वाला टेस्ट होगा दैट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबैस्ड टेस्ट। मतलब जैसे वैसे बहुत सारे क्रिटिकल रीजन मुझे मिल जाएगा जिसका साइज लेस देन अल्फा होगा, लेस देन इक्वल अल्फा, पावर मोर देन इक्वल अल्फा होगा, ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल रीजन होंगे। अब उनमें से हमें एक ऐसा क्रिटिकल रीजन ढूंढना है जिसका हाईएस्ट पावर हो, सो दैट विल बी UMPU। तो इसका जो डेफिनेशन वैसा है कि अ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ठीक है, जो डेफिनेशन है, अमंग ऑल अनबायस्ड लेवल अल्फा टेस्ट। तो ये यही था अनबायस्ड टेस्ट, मतलब अनबायस्ड लेवल अल्फा टेस्ट कह रहे थे आप, वैसा समझ सकते हो, एट लेवल अल्फा है ना, या तो मैं ऐसा लिख दूं, एट लेवल अल्फा है ना, तो वैसा है। तो बाद में हालांकि लिखा ही है मैंने, तो ये चीज़ है। सो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट अमंग ऑल अनबायस्ड लेवल अल्फा टेस्ट is called uniformly most powerful unbiased test. Test again means critical reason, तो uniformly most powerful critical reason among all unbiased test। तो unbiased test हमें बहुत सारे मिलेंगे, उनमें से जो uniformly most powerful होगा वो हमारा uniformly most powerful unbiased test होगा। ठीक है, अगला टर्म लिखता हूँ, अगला डेफिनेशन देखते हैं। तो
ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है आपके पास ये सब ऑलरेडी है ना, ब्रवाती वाली बुक में भी है, एक चैप्टर है नीमन पियर्सन थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस, उसमें सब है। अब ये इन्वेरिएंट के लिए, इस इन्वेरिएंट टर्म, आपको इन्वेरिएंट पता है क्या? इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ा होगा, जैसे हम लोग कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एमएलई का इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, कि लाइक टी इज द एमएलई ऑफ थीटा, देन जी टी इज एमएलई ऑफ जी थीटा फॉर एनी फंक्शन ऑफ थीटा, एनी है ना, फॉर एनी फंक्शन जी। फिर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में क्या पढ़ते हैं? टी इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, देन जी टी इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा व्हेन जी इज द वन वन फंक्शन, ऐसा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। वन वन फंक्शन कंसिस्टेंट में, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आप सफिशिएंट में लेते हैं। मैं कंसिस्टेंट की बात कर रहा था ना। सफिशिएंट में क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए ना। तो वैसे ही सफिशिएंट में यहाँ पे 1 to 1। क्या जानते हैं? एमएलई में तो कोई फंक्शन सफिशिएंट चल में जाता 1 है, to सफिशिएंट में वन वन चलता है, सॉरी सफिशिएंट में वन वन चाहिए ना, कि टी सफिशिएंट एस्टिमेटर yes। ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन जी टी सफिशिएंट इफ जी इज वन वन फंक्शन, एंड कॉन्टिन्यूअस आई थिंक कंसिस्टेंट में चल जाएगा ना। तो उल्टा बोल रहा था शायद मैं, है ना? तो ये इन द क्लास ऑफ ऑल अनबायस्ड टेस्ट, अ टेस्ट विथ मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड यूएमपी अनबायस्ड टेस्ट, है ना, इन्हें बहुत सिंपली लिख रखा है। तो ठीक है, देखो, तो चैप्टर 9 है वीके रॉयत की वाली बुक में, आप वहाँ पढ़ सकते हो, उसमें सब डिफाइन कर रखा है कि कोई साइज अल्फा टेस्ट है दैट विल बी अनबायस्ड इफ वही साइज इज मोर देन अल्फा, पावर इज मोर देन अल्फा, then among all unbiased test, the one with the highest power is called UMP unbiased test। एंड नेक्स्ट है, पहले तो यहाँ टर्म्स कई सारे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके ये जो नेक्स्ट वर्ड है ना, मोस्ट पावरफुल इनवेरिएंट टेस्ट, तो पहले इनवेरिएंट को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एंड उसके बाद आएगा। देखिए मैं लिखता हूँ, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इन्वेरिएंस पर आपने, इन्वेरिएंस एस्टिमेटर भी आता है, ठीक है, वो तो आगे है, तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, मैं अभी लिखा देता हूँ। तो फिर इसमें ग्रुप और ये सब यूज़ होगा। ग्रुप थ्योरी पता है आप लोगों को? ग्रुप थ्योरी एक सेट है, मतलब ग्रुप क्या है, एक सेट है विथ 4 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, इस तरह से है, तो उसके टर्म में आएगा। तो अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि उतना आप पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, तो सीधा मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इन्वेरिएंट मतलब ये है कि लाइक अगर आप स्केल चेंज भी करते हो तो क्रिटिकल रीजन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ है। देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या है,
मतलब यहाँ इन्वेरिएंट है कहीं ना कहीं मतलब ऐसा है कि समझिए कि जैसे x1 x2 xn है और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल रीजन मिला उसका आप थोड़े ट्रांसलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल या तो आप लोकेशन उसमें चेंज कर दिए सब एक्सआई में ऐड कर दिया, फिर भी क्रिटिकल रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहने का मतलब है इस तरह से। सो इसका जो डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा। थोड़ा इसके लिए ना आप चैप्टर 9 देख सकते हो और वैदिक वाली बुक के चैप्टर 9 पढ़ो, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे तो पूरी क्लास एक मतलब एक डेफिनेशन में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं डेफिनेशन जो है वो लिख देता हूँ। तो इसका जो डेफिनेशन यहाँ पे है इसमें है कि लेट आई इंडेक्स अल्फा है, दिस डिनोट द this be class of all invariant size alpha test। ठीक है, तो क्लास ऑफ ऑल इनवेरिएंट साइज अल्फा टेस्ट मतलब ये आई अल्फा जो है एक सेट ऑफ बहुत सारे क्रिटिकल रीजन है साइज अल्फा का जो कि इनवेरिएंट है। मतलब आप एक्स पे अगर थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन भी करोगे स्टिल क्रिटिकल रीजन विल रिमेन सेम, ये कहने का मतलब है। तो आगे ये कहता है ऑफ है ना दिस ऑफ एच नॉट जो कि है थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट अगेंस्ट एच वन थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा वन। तो इसके लिए आई अल्फा क्लास ऑफ इनवेरिएंट साइज अल्फा टेस्ट है। तो कह रहा है इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एंड यूएमपी, if there exists an uniformly most powerful, एन होगा ए होगा, so there exists a UMP टेस्ट इन आई अल्फा। ठीक है, आई अल्फा में जो हाईएस्ट पावर वाला जो यूएमपी टेस्ट अगर हमें मिलता है तो वी कॉल इट यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल इनवेरिएंट टेस्ट। टेस्ट ठीक है, तो वैसा है। तो मतलब इनवेरिएंट का कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जब आप एक्स की जगह फंक्शन ऑफ एक्स ले लो तो स्टिल क्रिटिकल रीजन सेम रहेगा। तो इससे कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखा है, यू कैन सी। तो आगे है ना प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस एंड ऑल, बहुत सारे हैं ना इक्विवेरिएंस, ये बहुत सारे एस्टिमेटर मिलते हैं तो उसके टर्म में है। मैं जैसे अभी डिफाइन कर देता हूँ फिर क्वेश्चन होगा तो देखेंगे। तो अभी क्या रह गया अब ये इसका डेफिनेशन। सो सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट, इसको डिफाइन कर देते हैं। सो वर्ल्ड्स सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट क्या कहता है? है ना, इसको शॉर्ट में SPRT बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो ये सिक्वेंशियल, इसमें ये क्या है ना कि यहाँ जैसे पहले क्या होता था, आप सैंपल साइज पहले फिक्स कर देते थे, देन आप क्रिटिकल रीजन ढूंढते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, आपने सैंपल साइज लिया 1, फिर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है वो चेक किया, अगर सेटिस्फाई हो गया तो दैट विल बी द क्रिटिकल रीजन और वो n हमें वही लेना है। नहीं तो फिर अगला एक n बढ़ाओ फिर एक एक बढ़ाते जाओ, उसके कुछ कंडीशंस है तो मैं लिखता हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिटिकल रीजन मिलेगा। तो सिक्वेंशियल का यहाँ मतलब वही है, पहले n को 1 रखा फिर 2 3 4, तो एक ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ हमें n चूज करना होता है जिसके लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए जो कंडीशन है। तो ये कंडीशन क्या है इस पे आते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब मेनली डिफरेंस क्या है, जो पहले अभी तक जितने हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन सब में सैंपल साइज फिक्स था, अब सैंपल साइज यहाँ रैंडम है, मतलब n की वैल्यू रैंडम है। तो n आपको उसके अकॉर्डिंग चूज करना, मतलब आपको एक n की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें चूज करनी है जिसके लिए हमारा क्रिटिकल रीजन सुटेबल मिल जाए। तो यहाँ n फिक्स नहीं है, n यहाँ रैंडम है इस वाले में, ये डिफरेंस है बस। तो मैं इसका लिख देता हूँ डेफिनेशन, क्या कहता है ये। तो दिस सेज फॉर टेस्टिंग एच नॉट जहाँ थीटा इज इक्वल टू बिग थीटा नॉट अगेंस्ट h1 थीटा इज इक्वल टू बिग थीटा 1, ये हमारा टेस्टिंग प्रॉब्लम है। या इसको मुझे लगता है सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए डिफाइंड है, इसको इसके लिए डिफाइन कर देते हैं अभी समझने के लिए, ठीक है ना। रहे तो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। तो फॉर टेस्टिंग एच नॉट अगेंस्ट h1, तो जो the SPRT is defined as follows, तो इसके में एक ना, तो इसमें आपको क्या करना है, तो ये कहता है एक्चुअली इसके ना कुछ स्टेप्स हैं कि आफ्टर ईच ऑब्जर्वेशन, जैसे हम लिखें, सो आफ्टर ईच ऑब्जर्वेशन, मान लो xi, पहला x1 होगा, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा, x4 होगा। तो पहला मान लीजिए आपने x1 लिया, फिर x1 के लिए जो कंडीशन आगे लिखूंगा वो चेक करेंगे, फिर अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो x2 इंक्लूड होगा, तो x1 x2, फिर सैंपल साइज 2 हो गया, उसके लिए चेक करेंगे, नहीं तो 3 4 5 6। तो हमें स्मॉलेस्ट एंड ढूंढना है जिसके लिए हमें एक सुटेबल क्रिटिकल रीजन मिल जाए यहाँ पे। तो वैसा है, तो आफ्टर ईच, है ना, आफ्टर ईच ऑब्जर्वेशन xi हम क्या करेंगे, कंप्यूट द लाइक्लीहुड रेशियो, कंप्यूट द लाइक्लीहुड रेशियो, तो हमें लाइक्लीहुड रेशियो फाइंड करना है। तो मान लीजिए इसको मैं कैपिटल डेल्टा एन कह देता हूँ, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा ना अभी इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डिफाइन करते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, ऐसा। तो लैम्डा एन इज एल थीटा नॉट एल थीटा वन, ये आएगा। तो इसमें जो भी है ना शुरू में n 1 2 3 जो भी रहा होगा सुटेबल n आपको ढूंढना है। तो ये हर पॉइंट पे आप ये फाइंड करेंगे हर ऑब्जर्वेशन के बाद, और ये आपको ऑलरेडी पता है क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखते हैं, एफ एक्स आई थीटा, इसमें थीटा नॉट रहता है एंड यहाँ थीटा वन ना, तो ये तो पता ही आप लोगों को, छोड़ो। लाइक्लीहुड फंक्शन पता है ना, ज्वाइंट पीडीएफ होता है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो आप आफ्टर ईच ऑब्जर्वेशन यू विल कंप्यूट द लाइक्लीहुड रेशियो, उसके बाद, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एट ईच स्टेज, तो ये फाइंड कर लेंगे, देन एट ईच स्टेज मतलब आफ्टर ईच ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है, चेक करना है द डिसीजन रूल जो यहाँ डिफाइंड है, द डिसीजन रूल जो आपको दे रखा है। तो डिसीजन रूल क्या है यहाँ पे, द डिसीजन रूल इज एक्चुअली इफ डेल्टा एन इज मोर देन इक्वल टू ए, अगर ये डेल्टा एन जो कि लाइक्लीहुड रेशियो है यहाँ पे, दैट इज मोर देन इक्वल टू ए है, तो ये कहता है स्टॉप एंड रिजेक्ट एच नॉट। सो देखो ये इसका प्रोसीजर है, तो मतलब ये कह रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन बाद आप इसकी वैल्यू निकालो, फिर आप ए क्या है, तो ए अभी बताऊंगा ए क्या है ना। तो यहाँ पे ए कोई नंबर है जो आपको पहले से गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको चेक करना है कि जो डेल्टा एन है जिसको आप टेस्ट स्टैटिस्टिक बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर इसकी वैल्यू जो है और ईच ऑब्जर्वेशन के बाद जब भी ए से ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ स्टॉप करेंगे और एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। फिर आगे फर्दर है, या फिर दूसरा कंडीशन है कि या फिर ऐसा हो जाए और या फिर ऐसा हो जाए कि डेल्टा एन इज लेस देन इक्वल टू बी, तो या तो वैसा होगा या फिर ऐसा होगा, देन स्टॉप
एंड एक्सेप्ट एच नॉट कर लेंगे आप। तो मतलब दो चीज़ें हैं कि जैसे एक नंबर लाइन है, मान लो इधर बी है इधर ए है, इसकी वैल्यू ए से ज़्यादा हो जाए या बी से कम हो जाए। तो इधर आया तो आपने क्या किया, रिजेक्ट एच नॉट, और इधर आया तो आपने कहा एक्सेप्ट एच नॉट, ऐसा है। बीच में आएगा तो यू हैव टू कंटिन्यू द प्रोसीजर, ये यहाँ पे इसका प्रोसेस है। तो ठीक है, अदरवाइज टेक अनदर ऑब्जर्वेशन, जैसे तीसरा केस अगर लिखूं मैं, तो या तो ऐसा होगा, है ना, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, और इफ या तो डेल्टा एन मोर देन इक्वल टू 1 होगा, ए होगा, या लेस देन इक्वल टू बी होगा, तो ऐसा होगा। और अगर ऐसा हुआ डेल्टा एन की वैल्यू ए एंड बी के बीच हुई, तो आपके पास बी और ए के बीच है मान लीजिए, तो क्या करेंगे अगर ऐसा होता है, सो देन यू विल कंटिन्यू, तो इसका जो प्रोसीजर है टेक अनदर ऑब्जर्वेशन, है ना, देन आप क्या करेंगे, टेक एन अदर ऑब्जर्वेशन एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर। तो वैसा है, तो जो एक सुटेबल एन या तो ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है तो देन यू कंटिन्यू टेकिंग नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे मतलब एन समझो रैंडम है, पहले एन 1 लिया, उसके लिए हमने डेल्टा 1 कैलकुलेट किया, फिर चेक किया कि डेल्टा 1 मोर देन ए है क्या, या डेल्टा 1 लेस देन बी है क्या। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा तो रिजेक्ट एच नॉट, और ऐसा होगा तो एक्सेप्ट एच नॉट। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन लेंगे। अब x1 x2 के अकॉर्डिंग आप लाइक्लीहुड रेशियो निकालेंगे, सेकेंड डेल्टा 2 को चेक करेंगे मोर देन ए और लेस देन बी, अगर इसमें फिर नहीं कुछ नहीं है तो कंटिन्यू करेंगे, अगर इनमें से कोई आ गया तो वहाँ स्टॉप कर लेंगे। तो दिस इज द प्रोसीजर एक्चुअली। अब ये ए बी क्या है, तो ये ए बी जो है एक्चुअली जो जनरली वेल डिफाइंड है, दैट इज एक्चुअली, तो इसको बोलते हैं ए बी को स्टॉपिंग बाउंड्रीज बोलते हैं, ए बी आर स्टॉपिंग बाउंड्रीज। तो ए बी की जो वैल्यूज हैं यहाँ पे वो इस तरह से डिफाइंड है। तो यहाँ पे इफ वेयर जो a है दिस इज एक्चुअली डिफाइंड एज 1 माइनस बीटा अपॉन अल्फा एंड b इज 1 माइनस, अच्छा बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना, सो ये है बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो ये ए बी जो पॉइंट है 1 माइनस बीटा अपॉन अल्फा है, ये बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा है। अब यहाँ अल्फा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है, एंड जो बीटा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर है। तो ये आपका सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी का थ्योरी है, सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट। सो रेशियो टेस्ट, क्योंकि हम लाइक्लीहुड रेशियो ले रहे हैं, और सिक्वेंशियल n 1 2 3 4 यानी कंटिन्यू जहां तक आपका रिजल्ट आ जाए। तो ये थ्योरी है सिक्वेंशियल, है ना उसका। सो बाकी क्वेश्चंस के लिए ड्राइव मेलोडी बहुत सारे फोल्डर है वहां पे ना, गेट नेट जैम, इन सब क्वेश्चंस हैं, यू सॉल्व इट, एंड जहां दिक्कत होगा आप पूछो, तो उससे समझ आएगा हाउ टू अप्लाई थ्योरी। और यहाँ जो ए बी की जो रेंज है यहाँ इन्होंने बता रखा है कि b विल बी बिटवीन 0 to 1 एंड a विल बी मोर देन 1, ये रेंज है। सो b की वैल्यू 0 से 1 में होगी और a की वैल्यू 1 के बाद होगी, बीच में मान लो 1 है ना, तो इधर मान लीजिए 0 है फॉर एग्जांपल, तो 0 से 1 के बीच b होगी।
जो कैपिटल B है दैट विल बी बिटवीन 0 to 1 एंड A विल बी बिटवीन A to infinity, है ना। तो कुछ नहीं है तो A to infinity ऐसा। तो आगे और क्या है, ये तो एक स्टैंडर्ड हमने लिखा है। देन सो ये व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड एवरेज सैंपल नंबर, इसको डिफाइन कर देता हूँ जस्ट मैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग है ना, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। है ना OC। सो हाउ टू डिफाइन, ये SPRT के टर्म में ही है, तो SPRT में इसका जो डेफिनेशन है, तो मेनली इसका जो टर्म है ये एक प्रोबेबिलिटी है। सो ये जो OC है दिस, इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कि जो SPRT, देखो दो तरह के SPRT में क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप H0 को रिजेक्ट करोगे या H0 को एक्सेप्ट करोगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप H0 को एक्सेप्ट करोगे, दैट इज द, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो वो नाम है उसका। तो इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट SPRT terminates with accepting H0, ये है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि H0 एक्सेप्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट विल बी दिस। और जनरली इसका जो आंसर आता है दैट इज, अगर आप इसका जो एक वेल नोन एक्सप्रेशन है तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। अच्छा फिर मुझे H डिफाइन करना पड़ेगा, काफ़ी टर्म्स है बहुत सारी। तो जैसे ये सब ना एक एक क्लास SPRT अगर पढ़ाया जाए ना, SPRT 3-4 क्लास में SPRT सिर्फ चलेगा अगर वैसे आराम से पढ़ाया जाए तो। ठीक है, मैं नेक्स्ट टर्म डिफाइन कर देता हूँ फिर ख़त्म करते, अभी तो क्योंकि जल्दी जल्दी में ख़त्म करना है, क्योंकि पूरा से एवरेज सैम्पल नंबर ये क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एवरेज सैम्पल नंबर। नहीं तो आप ईच टर्म पे एक एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर उतना करेंगे फिर एक ही यूनिट हो पाएगा एक महीने में। तो एवरेज सैम्पल नंबर, इसका क्या डेफिनेशन है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सर इट इज जी, एसपीआरटी का रेफरेंस क्या है? हाँ एसपीआरटी का रेफरेंस क्या है? हाँ वही डॉट की? रोहतगी वाली बुक में ये भी है, VK रोहतगी की जो बुक है ना, रोहतगी एंड सलाह वाली, उसमें ये टॉपिक भी है। ओके ओके। तो मेन आप खुद से थोड़ा पढ़िए, जहाँ दिक्कत है पूछिए, तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि अभी एक महीने में पूरा 10 यूनिट कराने हैं, तो दैट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, तो फास्ट कराना ही पड़ेगा। रोहतगी वाली में है या कैसेला बर्गर है उसमें मिल जाएगा, ये है रोहतगी में तो है, ठीक है ना। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट इज द एक्सपेक्टेड number of observations, so it is expected number of observations required to reach a decision। ठीक है जी, जैसे N1 लिया, या तो एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा H0, या फर्दर कंटिन्यू होगा, 3 पॉसिबिलिटी, फिर 2 लिया, 3 लिया। तो ये है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिक्वायर्ड
टू टेक अ डिसीजन, या तो रिजेक्ट एच नॉट या एक्सेप्ट एच नॉट का डिसीजन लेने में कितने ऑब्जर्वेशन आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज द एवरेज सैंपल नंबर। ना आगे लिख सकते हो द ट्रू पैरामीटर्स थीटा। सो कह रहा है कि ठीक है भाई। तो कुछ क्वेश्चंस पे ट्राई कर सकते हैं आप, है ना। इसका रेफरेंस इनका खुद एक बुक है वर्ल्ड का, है ना। या ये जितना कंटेंट मैं लिखाया हूँ, तो अगर हायर लेवल पे जो लेवल आपका है तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। लेहमान एंड रोमानी की बुक है और इन्होंने लिखा था 2005 में, रोमानो, रोमानी नहीं है, रोमानो। सो ये 2005 में इनका बुक आया था। बुक का टाइटल है टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल की बुक है, आप पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सो टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, स्प्रिंजर ने इसको पब्लिश किया है। ओके, चैप्टर 3 इसका जो है ना वो एसपीआरटी है। इस बुक में अगर आप जाएंगे चैप्टर 3 इसका एसपीआरटी है। थोड़े खुद से पढ़िए और फिर डिस्कस कीजिए। तो अभी मैंने पैरामेट्रिक पार्ट फास्ट फॉरवर्ड मोड में एक बार जस्ट डिफाइन कर दिया है सारे टर्म्स को, बस डिफाइंड ही किया है ना। तो इन टर्म्स को हमने बस एक बार डिफाइन किया है। आप इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंट एग्जाम्स का बेटर रहता है कि आप एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करो, जैम, गेट, नेट, आईएसआई, आईएसएस, है ना। आईएसआई के पीएचडी एंट्रेंस वाले क्वेश्चन देख सकते हो, हालांकि वो डिफिकल्ट होंगे, उतना मुश्किल तो नहीं आएगा, मेनली तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही आने हैं। यानी भी आप क्वेश्चंस कीजिए। कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, तो कल ये वाला पार्ट करा के इसको कंप्लीट करेंगे, 2 क्लास में हो जाएगा, कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है ना। ओके जी, तो आज ही स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में अभी डाउट क्लास होगी, जिनको डाउट है यू कैन स्टे। बाकी थैंक यू आज के लिए, कल आगे कंटिन्यू करेंगे।